नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का मेरा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। ये तो हमको पता ही है कि रिफ्लेक्स एक्शन कहते किसे हैं, यानी ऐसी क्रिया जो किसके द्वारा संपादित हो, मेरुरज्जु के द्वारा संपादित हो। सामान्यतः हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये इसका स्पाइनल कोड है, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र से नर्व्स आती हैं, ये जो होती हैं ये नर्व्स मिक्स्ड नर्व होती हैं, यानी मिश्रित तंत्रिका होती है। अब यहाँ से जो सेंसरी आई है वो किस में जाती है, मेरुरज्जु में आती है, और मेरुरज्जु से जो कमांड है यानी जो सेंसरी है वो किस में जाती है, ब्रेन में जाती है। और ब्रेन में यहाँ पर एक इंटर न्यूरॉन पाया जाता है जो एनालिसिस करता है, रिजल्ट निकालता है, उसके बाद में कमांड देता है। तीन काम करता है, एनालिसिस करता है यानी क्या सेंसरी आई है, अब हमें करना क्या है, रिजल्ट निकालता है, और उसके बाद में किस नर्व को देना है वो कमांड ये देता है। तो यहाँ से एक इंटर न्यूरॉन पाया जाएगा, ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक न्यूरॉन पाया जाएगा जो वापस से मेरुरज्जु में आएगा। अब जहां से ये कमांड यानी जो सेंसरी है वो आई है, उसी नर्व से ये जो कमांड है वो चली जाती है। तो ये तो होता है जो मेरुरज्जु है उसका सामान्य काम। लेकिन इसके अलावा हमने पढ़ा है जो मेरुरज्जु है वो और भी काम करता है। किसका काम करता है, प्रतिवर्ती क्रिया का काम करता है। जैसे एक बार फिर से समझते हैं इसको। तो सामान्यतः जो मेरुरज्जु होता है उसमें हमने पढ़ा है क्या होता है, एक डोर्सल साइड होती है, एक वेंट्रिकल साइड होती है। जैसे वेंट्रिकल साइड हमने यहाँ पर बना ली और डोर्सल साइड ये बना ली। अब हमें पता है वेंट्रिकल और जो डोर्सल साइड होते हैं इनके बीच में यहाँ पर ग्रे मैटर पाया जाता है। अब ये सब कुछ हम समझ चुके हैं कि बीच में ग्रे मैटर क्यों पाया जाता है और साइड साइड में व्हाइट मैटर क्यों पाया जाता है और किसके कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है, एक्सोन्स के कारण। और ग्रे मैटर क्यों पाया जाता है, सेल बॉडीज के कारण। तो यहाँ पर पाई जाती है हमारी जो सेल बॉडीज हैं वो। अब यहाँ से जो कोई भी सेंसरी है वो किस साइड से घुसती है, बैक डोर से घुसती है, डोर्सल साइड से घुसती है। तो यहाँ से जो सेंसरी है वो घुस जाती है। मान लो ये हमारा जो गैंग्लियन है वो है। अब हम सब कुछ बात कर चुके हैं कि गैंग्लियन किसे कहते हैं। अब यहाँ से सेंसरी इसके अंदर घुस चुकी है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से एक तंत्रिका होती है असेंडिंग ट्रैक्ट की। अब यहाँ से जो असेंडिंग ट्रैक्ट है वो ऊपर जाते हैं और ब्रेन में जाते हैं। अब ब्रेन में यहाँ पर जैसे ये असेंडिंग ट्रैक्ट यहाँ से आ रहा है ये ऊपर, और यहाँ पर जो ग्रे मैटर है उसमें जा रहा है। अब ग्रे मैटर में एक इंटर न्यूरॉन पाया जाता है, ये क्या करता है, रिजल्ट निकालता है, कमांड देता है। अब ये कमांड वापस लेकर आती है नर्व्स, जो न्यूरॉन होते हैं वो वापस लेकर आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसको हम अलग कलर से दर्शा लेते हैं। तो ये हमारा जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है उसके एक्सोन्स हैं। मान लो ये एक्सोन्स हैं। अब होते तो ये इधर की साइड है, क्योंकि जो सेंसरी है वो इधर की साइड से घुसी है, तो जो कमांड है वो भी इधर की साइड निकलेगी। वैसे यहाँ पर दर्शा दिया ताकि अच्छे समझ में आए, घचपच ना हो। तो ये यहाँ पर आती हैं जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सिनेप्सिस करते हैं, और यहाँ पर एक और तंत्रिका पाई जाती है कि सेल बॉडी पाई जाती है। अब ये सेल बॉडी कहाँ पर जाती है, इसके एक्सोन्स, जहाँ से ये जो सेंसरी है वो आई है वहीं पर जाते हैं, और इनको हम कहते हैं सम्मिलित रूप से एक नर्व। ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो सामान्य रूप से तो ये काम होता है मेरुरज्जु का कि जो सेंसरी आई है उसको ब्रेन तक पहुंचा देता है, और ब्रेन से जो कमांड आई है वो संबंधित जो तंत्रिका होती है उसको प्रदान कर देता है। लेकिन इसके अलावा मेरुरज्जु एक और काम करता है, हमने बता भी दिया है वो कौन सा काम होता है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारे शरीर में जो तेजी और अनैच्छिक रूप से, यानी हम चाह भी नहीं रहे हैं वो अनैच्छिक अपने आप हो रही है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो एक बार रिफ्लेक्स एक्शन को डायग्राम से समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है। तो यहाँ पर ये मान लो हमारा मेरुरज्जु है, ये हमारा मेरुरज्जु है, पीछे वाली डोर्सल साइड, आगे हमेशा हम वेंट्रिकल साइड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा मेरुरज्जु हो गया। अब मेरुरज्जु में बीच में क्या पाया जाता है, धूसर द्रव्य पाया जाता है, ग्रे मैटर पाया जाता है, और ये इसके हॉर्न्स होते हैं, ये ग्रे मैटर है। अब ग्रे मैटर क्यों होता है, क्यों,
क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं। और बाहर जो एक्सोन्स होते हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं स्वान सेल्स पाए जाते हैं जिनमें मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। मेलेनिन वर्णक के कारण ये व्हाइट कलर के होते हैं। यहाँ पर इस क्रिया में होता क्या है, जैसे ये सेंसरी आ रही है, अब ये जो सेंसरी होती है ये एकदम नॉर्मल नहीं होती है, ये सेंसरी भी हमारी डिफिकल्ट होती है, यानी कुछ विशेष प्रकार की सेंसरी होती है। जैसे हमारे हाथ पर मान लो यहाँ पर आग के टच हो गया, ये आग है, यहाँ पर हमारा जो हाथ है वो टच हो गया, तो उस टच की हमें पता है जो त्वचा है वो एक सेंस ऑर्गन है, तो वहां से जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी को लेकर जाते हैं। ये डेंड्राइट्स बिछे हुए हैं इसके, अब ये लेकर जाते हैं हमेशा पीछे डोर्सल साइड से, और यहाँ पर हमारा पाया जाता है गैंग्लियन। गैंग्लियन किसे कहते हैं, जो स्यूडोपोलर न्यूरॉन होते हैं उनकी जो सेल बॉडी का समूह होता है, सेल बॉडी का जो ग्रुप होता है उसको सम्मिलित रूप से हम गैंग्लियन कहते हैं। अब ये सेंसरी कहाँ पर आई है, ग्रे मैटर में आई है। ग्रे मैटर में क्यों आई है, क्योंकि हमें पता है जो सेल बॉडी है, अब ये जो सूचना है वो किसको देगी, सेल बॉडी को देगी, और सेल बॉडी जो है वो हमेशा ग्रे मैटर में पाई जाती है, तो इस कारण ये ग्रे मैटर में आ गई। अब यहाँ पर एक और कलर लेते हैं, जैसे ये सेंसरी इसके अंदर आई, अब जो मेरुरज्जु है उसके अंदर सामान्य तक क्या होता है, ये जो सेल बॉडी है अब ये लेकर जाती है ब्रेन के पास, लेकिन ये जो प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, जो क्रिया हो रही है सेंसरी है, ये मेरुरज्जु को काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। वो नहीं चाहता कि इस सूचना को हम ब्रेन तक दें, अब ब्रेन समझेगा कि आग क्या होती है, इसकी फीलिंग कैसी होती है, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतने में तो हमारा जो हाथ है वो जल जाएगा। तो ये जो सूचना होती है मेरुरज्जु को काफी इंपॉर्टेंट लगती है, और मेरुरज्जु को जब काफी इंपॉर्टेंट लगती है तो वो चाहता है कि टाइम खराब ना हो, सीधे ही इसकी कमांड बना ली जाए। तो इसके अंदर भी एक न्यूरॉन पाया जाता है जो इसका एनालिसिस करता है, रिजल्ट निकालता है और कमांड दूसरी न्यूरॉन को देता है। तो यहाँ पर एक और न्यूरॉन बना लेते हैं। ये न्यूरॉन कैसा होगा, मोटर न्यूरॉन होगा। यहाँ पर एक तंत्री सेल बॉडी पाई जाएगी, और ये कहाँ पर पाई जाएगी, हमेशा ग्रे मैटर में। अब यहाँ से जो कमांड है वो चली जाएगी हाथ की मांसपेशी तक। अब यहाँ पर जो कमांड है वो हाथ की मांसपेशी तक आ गई, और हाथ की जो मांसपेशी है वो संकुचन करने लग जाती है, जिससे हमारा हाथ है वो यहाँ से हट जाता है। यानी यहाँ पर इस क्रिया में क्या कर रहा है, हमारा जो मेरुरज्जु है वही क्या कर रहे हैं, वही इस सूचना का एनालिसिस कर रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है, और तुरंत ये जो क्रिया होती है अनैच्छिक रूप से होती है। हमारा ब्रेन ब्रेन के पास जो कमांड जाती है, ब्रेन पहले सोचता है कि हमें करना क्या है, हमारे स्केलेटल मसल को कमांड देता है, तो हम स्केलेटल मसल को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। वो कैसा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, और ये जो तंत्र होता है इसमें ये ब्रेन के पास नहीं जाती है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट सीधे ही मेरुरज्जु में आती है और इसका कमांड बनाकर वापस भेज दिया जाता है। इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं होती है। तो ये जो क्रिया होती है ये कैसी होती है, इसमें टाइम बिल्कुल खराब नहीं होता, ऊपर असेंडिंग ट्रैक फिर वहां पर एनालिसिस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर केवल एक न्यूरॉन में घूमकर ये सूचना वापस कन्वर्ट हो जाती है, और ये इस मिक्स्ड नर्व के द्वारा कहाँ पर चली जाती है, हाथ की मांसपेशी तक चली जाती है, और यहाँ पर हो जाता है हमारा जो हाथ है वो तुरंत हटा लिया जाता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर कील होती है, जैसे ये हमने कील बना ली है, अब यदि ये हमारे पैर के नीचे आ जाती है तो वो जो पैर के नीचे जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं और डोर्सल साइड में एंटर करवा देते हैं। अब डोर्सल साइड में यहाँ पर एक इंटर न्यूरॉन होता है, ये क्या करता है, रिजल्ट निकालता है, तुरंत कमांड देता है वहां पैर की मांसपेशियों को कि उसको पैर को टिकना नहीं है, तो यहाँ पर उसमें मांसपेशी जो है उसको कमांड देता है और वो तुरंत वहीं पर रुक जाती है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है जिसमें बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होता है, और जो अनैच्छिक क्रिया होती है अपने आप होती है, हमारे ब्रेन को सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये जो काम है, ये जो पथ है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी प्रतिवर्ती चाप। यहाँ पर चाप जैसी शेप बन रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप या फिर रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पर हमारे दो शब्द कंफर्म हो गए हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं और रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कितने प्रकार का होता है, यानी अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है कि उनके काम के हिसाब से। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी जो प्रतिवर्ती
क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंपल यानी सरल, और एक होती है डिफिकल्ट यानी जो ऐसी क्रिया अभी हम समझेंगे, केवल यहां पर नाम बता देते हैं। एक तो सरल, एक उपार्जित यानी प्रदान की हुई। एक तो सिंपल, एक डिफिकल्ट। सिंपल और डिफिकल्ट में अंतर क्या है, यानी सरल और उपार्जित में अंतर क्या है? तो एक तो ऐसी क्रिया होती है, जो ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो अपने आप होती है, सरल होती है, वो पहले से प्रकृति जो है वो हमें प्रदान करती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो उपार्जित यानी किसी के द्वारा प्रदान की हुई होती है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण समझे तो एक तो ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया होती है कि अगर आपके आंख के पास यदि कोई तेजी से कोई वस्तु आ रही है तो आपकी जो आंख है वो अपने आप बंद हो जाती है। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं उनकी आंख की तरफ अगर कोई चीज तेजी से जा रही है तो वो भी आंख को बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रतिवृत्ति क्रिया है, जैसे यहाँ पर हमें आंख से दिखाई दिया, अब आंख से दिखाई दिया तो ये क्या करती है, आंख से दिखाई देने पर जो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व आती है वो क्या पर आती है, उसमें सीधे ही प्रतिवृत्ति क्रिया होती है, यानी वो मेरुरज्जु में आती है और मेरुरज्जु में इंटरन्यूरॉन पाया जाता है और वो तुरंत कमांड देता है आंख को बंद करना है, तो आंख को बंद कर लिया जाता है तुरंत। तो ये भी एक प्रतिवृत्ति क्रिया है, यानी तुरंत काम हो रहा है और अनैच्छिक रूप से हो रहा है। अगर हम चाहें खोलना भी तो नहीं हो सकता है। ये जो है वो प्रतिवृत्ति क्रिया है और अनैच्छिक रूप से है। तो ये तो हो गई सरल, यानी जो प्रकृति है वही हमें ये प्रतिवृत्ति क्रिया प्रदान करती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रतिवृत्ति क्रिया होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो और किसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे अगर आप भूत वगैरह में विश्वास करते हो तो जो अगर आप रात में कहीं खड़े हो, अगर कोई पीछे से आकर आपको डराता है तो आप डर जाते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो डरते नहीं हैं, उनको जो प्रकृति है वो ये प्रतिवृत्ति क्रिया प्रदान नहीं करती है। जब हम छोटे होते हैं तब भूतों वगैरह की बात सुन लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, तो उसके कारण हमारे मन में डर बैठ जाता है। तो वो जो डर होता है उसके कारण जैसे ही हम रात का वैसे देख रहे हैं और जब हमें पीछे से कोई फील करता है, टच करता है और आवाज आती है, तो वो आवाज कहां पर जाती है, जो फीलिंग आई है वो जाती है सीधे मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु को लगता है कि भूत है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, भग लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरन्यूरॉन है वो तुरंत कमांड निकालता है और हमारा जो पूरा शरीर है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अभी तक भूतों के बारे में पता नहीं है, तो वो डरते नहीं है। उनकी जब पीछे से कोई डराता है तो यहाँ पर जब वो सूचना आती है तो मेरुरज्जु को भी पता ही नहीं है कि भूत होते क्या हैं, तो वो जो मेरुरज्जु होता है वो समझता है कि ये सामान्य काम है, तो ये काम क्या करता है, वापस से इसे ब्रेन के पास लेकर जाता है। तो कुछ लोगों में तो ऐसी होती हैं जो प्रतिवृत्ति क्रिया होती है जो किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं, उपार्जित होती हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण समझा, इस प्रकार की जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं इनको सिद्ध करके भी दिखाया गया था, यानी जो उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं इनको सिद्ध करके दिखाया गया था रूसी वैज्ञानिक के द्वारा। रूसी वैज्ञानिक का नाम क्या था, इवान पेट्रोनिच। बहुत अजीब सा नाम है लेकिन नाम याद रखना नहीं है। जो उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया है उसको सिद्ध करके भी दिखाया गया था, यानी जो प्रदान की हुई जो प्रतिवर्ती क्रिया है उनको सिद्ध किया था रूसी वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक भूखे कुत्ते के साथ छेड़छाड़ की, यानी जो हमें पता है वैज्ञानिक तो बहुत अजीब स्टाइल के होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो रूसी वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, एक कुत्ता लिया, कुत्ता तो इनके घर में होगा ही, अब उसको भूखा रखा, 2-3 दिन तक भूखा रखा। उसके बाद में 2-3 दिन बाद जब उसको खाना दिया, उस कुत्ते को, मान लो ये कुत्ता है, अब इसको जब खाना दिया तो ये खाना खा लेता है क्योंकि 2-3 दिन से ये जो कुत्ता है वो भूखा है। अब जब ये खाना देता है तो यहाँ पर ये जो रूसी वैज्ञानिक है ये क्या करता है, घंटी भी बजाता है। यहाँ पर घंटी बजाकर वो क्या करता है, कुत्ते के सामने रोटी डालता है। तो जो कुत्ता है वो जब भूखा होगा और उसके सामने जब रोटी आएगी तो वो क्या करेगा, अपने मुख से यानी अपने जो जीभ है वहां से लार टपकना शुरू हो जाएगा, यानी वो मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो भूखा है, और भूखे कुत्ते के सामने जब रोटी डाल देते हैं तो उसके मुंह से लार टपकने लग जाती है। अब इन्होंने क्या किया, जब रोटी डाली तो उसके साथ ही इन्होंने घंटी भी बजाई। जैसे ये रोटी डाल दी इन्होंने और इसके साथ ही इन्होंने घंटी बजा दी। अब इसमें होता क्या है, भूखा कुत्ता है, अब उसकी जो ब्रेन है उसको पता होता है कि हमें रोटी खानी है, कहीं भी मिल जाए। तो ब्रेन जो है जब उसको रोटी दिखाई देती है, यहाँ आँख है,
तो उसको दिखाई देती हैं तो वो ब्रेन में जाता है, तो वो सोचता है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको खाना जरूरी है। तो यहाँ से वो क्या करता है, उसके मुख से लार स्रावित होने लग जाती है। उसके साथ ही एक और क्रिया होती है, यहाँ पर जो घंटी बजाई है जब रोटी डाली है, तो वो घंटी की आवाज उसके कानों तक जा रही है। और जब ये सूचना इसके दिमाग तक जा रही थी, तो इसकी ये जो कानों की सूचना है ये भी इसके दिमाग तक जा रही थी। यानी आंखों और कानों से जो सूचना जा रही थी वो मिक्स होकर दिमाग में जा रही थी, और दिमाग उनको एक्टिवेट कर रहा था कि रोटी तो चाहिए। तो वो क्या करता है, मुंह में जो लार ग्रंथि होती है वहां से लार टपकना शुरू हो जाता है। अब ये जो क्रिया है घंटी बजाने की और रोटी डालने की, ये केवल इन्होंने एक दिन नहीं की, इन्होंने लगातार 1-2 महीने तक की ये क्रिया। उसके बाद में जो कुत्ता है उसके दिमाग में ये जो सूचनाएं हैं, आंखों से देखी हुई और कानों से देखी हुई, यानी कानों से सुनी हुई जो सूचनाएं हैं, वो मिक्स होकर ब्रेन में घुस रही थी। अब ये तो चल रहा था सामान्य से काम की, आपने रोटी दे दी और घंटी बजा दी तो कुत्ते के मुख से लार टपकना शुरू हो गई। उसके बाद में वो रोटी खिला देता था। उसके बाद में 2-3 महीने तक ऐसा किया। उसके बाद में एक दिन इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने रोटी नहीं दी, केवल घंटी बजाई। जब ये कुत्ता भूखा था तो उसको रोटी नहीं दी, केवल घंटी बजाई। तो इसकी आंखों से जो देखा हुआ था वो तो गया नहीं, ये जो सेंसरी है वो गई नहीं। लेकिन जब घंटी बजाई तो इसकी जो सेंसरी है वो जाती है ब्रेन के पास। अब ब्रेन जो है वो समझता है कि जो रोटी है वो आ गई है, तो उसके मुख से लार स्रावित होने लग जाती है। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2-3 दिन के भूखे कुत्ते के सामने रोटी डाली, और वो भी घंटी बजाती हुई, ताकि जो घंटी की आवाज है और देखी हुई सूचना है वो आपस में मिक्स होकर ब्रेन के पास जाए। तो वो आपस में मिक्स होकर ब्रेन के पास जा रही थी। ऐसा उन्होंने 2-3 महीनों तक किया, ताकि ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है, यहाँ पर लार स्रावित होना क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये इसकी आदत बन जाए। तो जब इसकी आदत बन जाती है उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक दिन उस भूखे कुत्ते को रोटी नहीं दी, केवल घंटी बजाई। तो ये जो घंटी बजाने की आवाज है ये इसके ब्रेन तक गई। अब ब्रेन समझता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो हमारा मेरुरज्जु जो होता है वो तुरंत सूचना देता है हमारे मुख के पास, हमारे मुख के पास नहीं, जो भूखा कुत्ता है उसके मुख के पास। तो उसके मुख के पास जब सूचना जाती है तो वहां से लार स्रावित होने लग जाती है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, यदि ये 2-3 महीने पहले जब इन्होंने ये क्रिया नहीं की थी, उससे पहले यदि उस भूखे कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है तो उसके मुख से लार नहीं स्रावित होती है। लेकिन जब ऐसा क्रिया की जाती है उसके बाद में जब रोटी नहीं डाली जाती है तब घंटी बजाई जाती है, तो इसके मुख से लार स्रावित होने लग जाती है। तो ये कैसी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये प्रकृति पहले से नहीं देती है, ये इन्होंने क्या किया है, स्वयं उत्पन्न की है इन्होंने। ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये कैसी है, उपार्जित प्रतिक्रिया है। यानी जो इवान पेट्रोनियन रूसी वैज्ञानिक थे उन्होंने उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण सहित सिद्ध करके दिखा दिया था। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो सरल सिंपल और एक होती है उपार्जित यानी प्रदान की हुई उपार्जित क्रिया। अब हम जान लेते हैं उपार्जित क्रिया की कार्यविधि, यानी इसमें होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, जैसे हम कील का उदाहरण लेकर चलें तो मान लो ये हमारी पैर की त्वचा है। अब इसके नीचे रखी हुई है कील, ये इस हमने कील रख दी। अब जब ये बिल्कुल टच होती है ये त्वचा इसके, तो यहां पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यानी संवेदांग पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी सूचना को ये जो कील चुभी है इसकी सूचना को कहां पर डालते हैं, यहाँ पर डेंड्राइट्स पड़े होते हैं, जैसे ये न्यूरॉन होगी और ये हमारी तंत्रिका कोशिका हो गई। अब इसके डेंड्राइट्स जो हैं यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर आए हैं इनसे जो संवेदना उत्पन्न हुई है, सेंसरी आई है, ये डाल दिए जाते हैं डेंड्राइट्स में डाल दिए। सॉरी, ये जो सूचना है ये गलत बना दी, ये हमने तंत्रिका जो है कोशिका वो गलत बना ली। हमने पढ़ा था कि जो तंत्रिका कोशिका होती है जो सेंसरी लेकर आती है वो हमेशा स्यूडोपोलर न्यूरॉन होता है। स्यूडोपोलर यानी उसका जो डेंड्राइड है वो एक तरफ होगा, उसकी सेल बॉडी बीच में होगी और इसका जो एक्सोन है वो एक साइड होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने मल्टीपोलर न्यूरॉन बना लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये गलत है, यहाँ पर दूसरा पेन यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो पड़े हुए हैं, ये इसके डेंड्राइड्स हैं,
यहाँ पर इसकी सेल बॉडी है और ये इसके एक्सोन्स आ रहे हैं। तो ये जो रिसेप्टर ने जो सेंसरी ली है कील चुभने की, ये डाल जाते हैं डेंड्राइट्स में। अब डेंड्राइट्स में डालने के बाद ये चले जाते हैं एक्सोन में यहाँ पर, और ये चली जाती है मेरुरज्जु का जो पीछे की साइड है, डोर्सल साइड है, वहां से एंटर कर जाती है। अब मेरुरज्जु में ये जाती कहाँ पर है, अभी हमने बात की ग्रे मैटर में जाती है, और यहाँ पर एक इंटर न्यूरॉन होता है, वो क्या करता है, कमांड निकालता है, और यहाँ से ये नर्व निकलती है वेंट्रिकल साइड से, और ये जाती है इसी मांसपेशी के पास, और यहाँ पर जो मांसपेशी होती है वो संकुचन करने लग जाती है। तो ये जो भी क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये बहुत तेज गति से होती है, यानी जब हमारा पैर टिक रहा होता है तो ये रिसेप्टर ग्रहण करते हैं और ये डालते हैं स्यूडोपोलर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। अब ये धीरे धीरे जाता है डेंड्राइट्स से कहाँ पर, एक्सोन्स में। अब ये मेरुरज्जु के दूसरे द्रव में आता है, इसकी बात हमने सारी करी ली है क्रिया विधि के बारे में। अब ये जाता है किसके पास, यहाँ पर ये कमांड निकलती है मोटर न्यूरॉन के पास, और यहाँ पर पाई जाती है हमारी मिक्स्ड नर्व। इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है, मेरुरज्जु से निकल रही है, और हमें पता है मेरुरज्जु से जो भी नर्व निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स आए हैं वो फैल जाते हैं हमारी मांसपेशी के पास। अब वो मांसपेशी के पास फैल जाते हैं तो वो डालते हैं कमांड मांसपेशी को कि जल्दी से संकुचन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संकुचन है वो बहुत तीव्र गति से होता है, जब तक हमारा पैर बिल्कुल टच होता है उससे पहले तो हमारा जो पैर है वो वापस भी आ जाता है। यानी ये जो पूरी क्रिया हो रही है ये इतनी तेजी से हो रही है कि हमारा पैर बिल्कुल बस टच हुआ है उसके बाद में वापस आ गया है। और ये किसके द्वारा संपन्न की जाती है, मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको ये प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और लास्ट बात रह गई है इस चैप्टर की, कि हमारी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, यानी न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी उस वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद।